बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं भाई, सब ठीक हैं? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बीएस ज़ूलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, या फिर वो स्टूडेंट्स जो स्टैटिस्टिक के हैं, या फिर वैसे उनका जो कोर्स है उसमें स्टैट उन्हें पढ़नी है। और बुक पार्ट जो फर्स्ट है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल थ्योरी, उसमें जो चैप्टर नंबर 10 है हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के बारे में। तो लेक्चर जो होगा वो बहुत ही सिंपल वे में आपको कन्वे करूँगा, क्योंकि जब मैं असल में करता था ना ये वाला स्टैटिस्टिक के ऊपर वर्क करता था, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती थी, ठीक है। यानी कि असल में बीएस ज़ूलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ना सेमेस्टर जो 6 है उसमें पार्ट जो है ये पढ़ाए जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 होता है, उसके बाद 15 पढ़ना होता है आपको, 16 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 18। तो बीएस ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स जो उन्होंने पढ़ना है अपने पूरे सेमेस्टर में वो परफेक्ट है। तो ये असल में मिड का जो सिलेबस है वो हम स्टार्ट करेंगे आज। इस मिड के सिलेबस में आज जो पहला लेक्चर होगा उसमें हम सारे के सारे डेफिनेशंस को कवर अप करेंगे, यानी कि कौन कौन से डेफिनेशंस आपको यहाँ से तैयार करनी है और जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि मिड में स्पेशली न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग में आएंगे, लेकिन जो डेफिनेशंस हैं वो शॉर्ट में आएंगे। तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से डेफिनेशन ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी, उनमें से डेफिनेशन जो ज़रूरी हैं डेट इज़ अ प्रॉपर्टीज़। असल में मेरे पास यहाँ पे नोट्स मौजूद हैं इनके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आपको क्लैरिफाई सही से दिखाई नहीं देंगे। तो डैट्स वाई मैंने इनको ही ईजी वे में फॉर्म में इन रजिस्टर्स के ऊपर निकाल लिया है, ताकि समझ भी आ सके वो चीज़ें कहना क्या चाह रहे हैं। और यही डेफिनेशन अगर समझ आएंगी तो ही हम न्यूमेरिकल्स करने के काबिल होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास रिग्रेशन। रिग्रेशन होता क्या है? रिग्रेशन, इन रिग्रेशन वी चेक द डिपेंडेंस ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि जब हम चेक करें एक डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंस, तो उसको हम क्या नाम देंगे? रिग्रेशन का नाम देते हैं। सपोज दैट अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है इनकम, दूसरा वेरिएबल है एक्सपेंडिचर। अब देखें ज़रा, इनमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है? देखें, इनकम या एक्सपेंडिचर। देखें, जो एक्सपेंडिचर होते हैं, अखराजात जो होते हैं, वो डिपेंड करते हैं इनकम के ऊपर। अब सपोज दैट मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। अगर एक इंसान है, एक इंसान जिसकी इनकम जो है वो 50,000 है, अब उसके जो अखराजात हैं वो है 30,000। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि एक पर्सन है जिसकी इनकम 50,000 है, उसके एक्सपेंडिचर 30,000 है। अब इनकम जो है वो उसकी बढ़ के 50 से 80,000 होगी। अब मुझे बताइए कि उसके एक्सपेंडिचर कितने इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। अब आपको इसी रिलेशनशिप को फाइंड करना है। तो रिग्रेशन में हम असल में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की बेस के ऊपर, जैसा कि स्टडी और मार्क्स। अब मार्क्स का जो डिपेंडेंस है वो स्टडी के ऊपर है। अब जितनी ज़्यादा स्टडी करेंगे मार्क्स उतने ज़्यादा ऑब्वियसली आएंगे। अच्छा जी, हाइट ऑफ पेरेंट्स एंड हाइट ऑफ चिल्ड्रंस। अगर पेरेंट्स की हाइट अच्छी है और चिल्ड्रन की हाइट भी अच्छी होगी। अब यहाँ पे देखें, एक जो वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब हम ये चेक करेंगे कि ये वेरिएबल इस वेरिएबल पे कितना डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, उसकी डिपेंडेंस क्या है, या फिर अगर हम चिल्ड्रन की हाइट का पता है, हमें पेरेंट्स की हाइट को एस्टिमेट करना पड़े, तो वो हम किस में करेंगे? रिग्रेशन में करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इनकम बढ़ी, एक्सपेंडिचर कितने बढ़ने हैं वो आपने एस्टिमेट करना है, तो वो हम रिग्रेशन में करेंगे। तो रिग्रेशन बहुत सिंपल सी चीज़ है जिसमें हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको चेक करते हैं और एक वेरिएबल की बेस पर दूसरी वेरिएबल को एस्टिमेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। अब वो वेरिएबल हुज वैल्यूज डिपेंड ऑन अदर वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करेगी वो डिपेंडेंट कहलाएगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल द वेरिएबल हु फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हु फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, यानी कि वो वेरिएबल जो एस्टिमेशन की बेस बनाता है, जिसकी बेस पर हमने एस्टिमेट करना है दूसरे वेरिएबल को, वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर ये याद रखें
रिग्रेशन क्या है, हम एस्टिमेट करेंगे। इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट जिसकी बेस पर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड करना है। अब ये कुछ डेफिनेशंस हो गई और सेम टू सेम ये वाले भी कर सकते हैं आप। ओके, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन, एक ऐसा प्रोसेस एस्टिमेशन का जिसमें हम एक वेरिएबल को एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अनदर वेरिएबल। होप सो, देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो और लिख देना। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक वेरिएबल को एस्टिमेट करते हैं दूसरी वेरिएबल के बेस पर, वो रिग्रेशन कहलाएगा। और डिपेंडेंट वेरिएबल, वो वेरिएबल, द वेरिएबल वी विश टू प्रिडिक्ट, वो वेरिएबल जिसको प्रिडिक्ट करने की या एस्टिमेट करने की हमारी ख्वाहिश है, वो डिपेंडेंट कहलाएगा। अब इसके कुछ और नाम है जो कि एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, जैसा कि अगर हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये हमारे पास देखें, ये रिग्रेसेंट भी इसको कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरा नाम क्या होता है, रिग्रेसेंट। इसका दूसरा नाम एक और होता है प्रिडिक्टेड वेरिएबल, रिग्रेसेंट वेरिएबल एंड एक्सप्लेनेशन वेरिएबल। ठीक है, लेकिन ये रिग्रेसेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल, प्रिडिक्टेड वेरिएबल एंड रिग्रेसेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिपेंडेंट वेरिएबल टू बी एस्टिमेटेड इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा कि रिग्रेसर इंडिपेंडेंट है, ये दूसरा नाम है। प्रिडिक्टेड एंड एक्सप्लेनेटरी, अब नोट पढ़ लेते हैं। इन रिग्रेशन डिपेंडेंट वेरिएबल इज रैंडम वेरिएबल। रिग्रेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक रैंडम वेरिएबल होगा, बट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अज्यूम टू बी फिक्स्ड। समझ आई बात, यानी कि जो रिग्रेशन होगा, रिग्रेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होने वाला, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता रहेगा। अब ये जो चीज़ें हमने ऐसे छोटी छोटी लिखी है ना, ये एमसीक्यूज में बनेंगी। अब एमसीक्यूज में बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि ये स्टैटिस्टिक के एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं, एक्सरसाइज में चंद एक लिमिटेड होते हैं, तो वहाँ से ना प्रॉब्लम रहती है कि कहाँ से बनाए जाएंगे, किस बुक से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं आपको यहाँ पे, जैसा कि नज़र आ रहा है कि एमसीक्यूज वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से बन रहा है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज का हमारा लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन या जर्नल मॉडल देखें तो ये हमारे पास होता है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये साथ में एरर है। समझाई बात, ये जर्नल मॉडल है रिग्रेशन का। अगर आपसे पूछा जाए रिग्रेशन का जनरल मॉडल बताइए, तो हम बताएंगे y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और बीटा मल्टीप्लाई होता है x के साथ और प्लस एरर करना है। ये हमारे पास है जी जनरल मॉडल। अब हम जरा आगे चलते हैं। अगले पेज पे बताया गया है जी, जो y है यहाँ पर वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अल्फा क्या है, इंटरसेप्ट है। y जो है यहाँ पर, ये देखें y जो है ये असल में क्या है, इट इज अ, ये हमारे पास है जी डिपेंडेंट वेरिएबल, और अल्फा क्या है, अल्फा हमारे पास है जी इंटरसेप्ट है। यहाँ पे देखिए, अब अल्फा को कैसे डिफाइन करना है। अल्फा इज द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो। अब ये देखें, उसने कहा अल्फा वो वैल्यू होती है डिपेंडेंट वेरिएबल की व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो होता है। सपोज दैट, मैं समझाता हूँ। फर्ज करें आप घर से बाहर निकले, आपके पास कुछ कमाने के लिए, लेकिन आप सारा दिन में कुछ इनकम नहीं कर पाए। लेकिन आपने इनकम नहीं की तो क्या आपके एक्सपेंडिचर जो हैं वो खत्म हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको खाना तो पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन आपने कमाया नहीं उस दिन आप खाओगे नहीं, या उस दिन आपका खर्चा नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो एक्सपेंडिचर होगा ना, तो उसको हम इंटरसेप्ट का नाम दे देंगे। यानी कि डिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इनकम है, इनकम जीरो है, लेकिन एक्सपेंडिचर हमारे लाजमी हो रहे हैं। ठीक है ना, तो यही बात उसने की है कि वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीरो है उस वक्त डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इंटरसेप्ट होगी, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्लियर होगी बात। अब वहां पर पीछे फार्मूला में है y अल्फा प्लस बीटा, ये मेरे साथ ना रिपीट करो, याद रहे आपको। y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, और साथ में एरर आ गया। आगे देखते हैं। अब बीटा क्या है, बीटा इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर स्लोप। अब ये इसको डिफाइन क्या करते हैं, ये क्या बताता है हमें, रिग्रेशन कोएफिशिएंट टेल्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट टेल्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमें बताएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज होता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है। सपोज दैट, ये देखिए नीचे एग्जांपल बढ़िया से बनाई गई है। इनकम है 70,000, एक्सपेंडिचर है 30,000। अगर इनकम 70 से 71,000 हो जाती है तो एक्सपेंडिचर कितने बढ़ेंगे? क्या एक्सपेंडिचर में भी 1,000 का इजाफा होगा
क्या 500 का इजाफा होगा, क्या 200 का इजाफा होगा, या 5000 का इजाफा होगा, ये हमें मालूम करना है। और ये कौन बताएगा, ये हमें बीटा बताएगा। अल्फा क्या था, इंटरसेप्ट था, यानी कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 होगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल कितना होगा, वो अल्फा था। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल था, और जो बीटा है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, वो हमें ये बताता है, ठीक है। और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और e किसके लिए है, एरर के लिए था, ठीक है। पीछे हमने जर्नल मॉडल पढ़ा है रिग्रेशन का, अब हम फिटेड मॉडल पढ़ते हैं। फिटेड मॉडल क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन फिटेड मॉडल इज इक्वल टू वाई हैट पढ़ना है इसको, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। पीछे हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर, तो यहां पर एरर नहीं है, ये फिटेड मॉडल है, इसमें अल्फा भी नहीं है, इसमें a प्लस बी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि a कैसे मालूम करना है, b कैसे मालूम करना है, और एक क्वेश्चन लाजमी करेंगे ताकि ये जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं वो हमें समझ में तो आए, प्रैक्टिकल करके तो देखें ये कैसे काम करती हैं। बाकी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल तो करनी ही करनी है, राइट, लेकिन फिर भी ये क्लास में करेंगे, ओके। अब ये आपको फिटेड मॉडल और उसका जनरल मॉडल याद होना चाहिए, डेफिनेशंस जो पढ़ी हैं ये भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं पैरामीटर और एस्टिमेटर का मतलब क्या होता है। देखें, जो पैरामीटर हैं ये असल में आपने याद रखना है कि ये पॉपुलेशन से लिया जाता है। पॉपुलेशन, जो वैल्यू हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं उसे क्या नाम देते हैं, पैरामीटर का नाम देंगे। और जो हम सैंपल से कैलकुलेट करते हैं, या जो सैंपल, जो वैल्यू, जो रिजल्ट हम सैंपल से लेते हैं, वो हमारा एस्टिमेशन होता है। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। यहां पर जो अल्फा था, जो हमारे पास मॉडल था ना पीछे, उसमें जो अल्फा है वो पैरामीटर है, लेकिन जो ए है वो एस्टिमेटर है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको समझ में ये आ रहा है कि वो पीछे वाली जो हमने इक्वेशन देखी है, जो जनरल मॉडल देखा है, उसमें हमने एक ही जगह पे अल्फा लिखा था, यानी कि मतलब ये बना कि वहां पर ये जो अल्फा था, वो जो इक्वेशन थी वो पॉपुलेशन के लिए थी, वहां पर अल्फा जो है वो पैरामीटर है, और पैरामीटर कहां से लिया जाता है, पॉपुलेशन से। इसका मतलब वो जो मॉडल था वो पॉपुलेशन के लिए था। अब पॉपुलेशन और सैंपल में फर्क क्या होता है, देखें, सपोज दैट मेरे पास 100 लोग हैं, 100 पॉपुलेशन है, या 100 बॉक्सेस हैं मेरे पास, या फिर 100 बिस्किट्स हैं। अब 100 बिस्किट्स के जो पैकेट है उनमें से मैं आपको कहता हूं कि आप ना सैंपल के तौर पर 3-4 ले लें। अब पॉपुलेशन 100 है, सैंपल आपके पास 3-4 है, तो समझ आ गई ना बात, पॉपुलेशन और सैंपल में फर्क क्या होता है, ये फर्क होता है। अब अल्फा भी पैरामीटर होगा, बीटा भी पैरामीटर है, यानी कि वो पॉपुलेशन से लिया गया है, और ए और बी क्या है, एस्टिमेटर है, ये सैंपल से लिए गए। इसकी इक्वेशन ये बनेगी। क्लियर होगी ना बात। तो जो वैल्यू हम पॉपुलेशन से लेते हैं वो पैरामीटर है और ये एस्टिमेटर है। आगे देखिए, y यहां पर क्या है, y हैट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y। समझ आ गई बात। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ जो y होगी उसे क्या नाम देंगे, y हैट का नाम देंगे, और अकेला जो y होगा, y हैट और y में फर्क है, y हैट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y है, लेकिन y जो है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये याद करनी है आपने। आगे देखते हैं। अब हमें अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है y ऑन x, तो हमें उसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई करना है, क्या हिकमत अमली अप्लाई करनी है। तो y अगर डिपेंड करता है x वेरिएबल के ऊपर, तो उसकी इक्वेशन है y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। समझ आ गई बात। क्या है, y हैट प्लस a प्लस बी एक्स। ये हमारे पास क्या है, अगर y जो है वो डिपेंड करता है x के ऊपर, y जो है वो डिपेंड करता है x के ऊपर, तो इक्वेशन ये आएगी। यहाँ पर a जो है वो इंटरसेप्ट आ गया, b जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट, हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ये देखें जो x है वो इंडिपेंडेंट है, और y हैट जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू है ऑफ y, यानी कि हमने एस्टिमेट करनी है वैल्यू y की, यानी कि ये जो y होगा ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट x के ऊपर। अच्छा जी, अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो b की नहीं है या a की। हमें इसको फाइंड कैसे करना है, फार्मूलाज याद करने हैं आपको, फर्स्ट लेक्चर में यही बता रहे हैं हम आपको। देखें जरा यहाँ पर b का फार्मूला क्या होता है फाइंड करने का, b इज इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर ब्रैकेट आएगा समीशन एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात, बात क्लियर है। तो ये आपने याद रखना है, ये है b का फाइंड करने का फार्मूला। b को फाइंड करने का एक और फार्मूला होता है, b इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई, n गायब हो गया, ठीक है, ऊपर n तो यहाँ पर n है, समीशन एक्स वाई माइनस n एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय x समीशन एक्स स्क्वायर
माइनस एन समीशन एक्स बार का स्क्वायर। एक्स बार कैसे फाइंड करना है, समीशन एक्स ओवर एन एक्स बार के इक्वल है। ये बी का तीसरा फार्मूला आ गया, ये प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 3-4 टाइम्स ताकि याद रहे। एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार ब्रैकेट क्लोज समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, दैट इज फॉर द बी। ये बी को फाइंड करने का फार्मूला। ए को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, ए को फाइंड करने का फार्मूला होता है जी, पीछे आपने पढ़ा था ना, y इज इक्वल टू, आपने ये पढ़ रखा है, यहाँ पे देखें, यहाँ पर तो y हैट है ना, अगर मैं अकेला y लिखता हूँ, y इज इक्वल टू a प्लस बी ऑफ x। अगर आपको a फाइंड करना है तो a इधर रहेगा, y माइनस बी एक्स हो जाएगा। देखें इधर a इधर आ गया, y माइनस बी एक्स। लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर हैट इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पर हम हैट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं y बार इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि समीशन y ओवर n होगा, और x बार का मतलब समीशन x ओवर n आ जाएगा। तो एक तो ये फार्मूला, दूसरा ये फार्मूला होता है समीशन y माइनस बी समीशन x ओवर n। तो दोनों में से जो फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, एक ही वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक डेफिनेशंस होगी, और अभी हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड, फिर कुछ डेफिनेशंस और भी हैं, काफ़ी सारी हैं वैसे तो, उसको हम कवर अप करते हैं, ठीक है। नहीं ऐसा करते हैं हम, बात सुनिए ज़रा गौर से, हम फार्मूला जो बेसिक्स हमने किया है ना, इसके साथ पहले डेफिनेशंस एक बार क्लियर आउट कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल कर लें। क्या बोलते हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। न्यूमेरिकल करना है साथ में, चलें ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। ओके देखिए ज़रा तो न्यूमेरिकल वैसे भी मैंने सोल्व यहाँ पे करके रखा है ताकि टाइम कम लगे हमें। अब उसने हमें कहा क्या, मैंने जैसा कि आपको पीछे बताया था, मैंने कहा कि उसने हमें वैल्यू दे दी, इनकम दे दी, उसने कहा कि इनकम इतनी बढ़ गई है, अब बताइए एक्सपेंडिचर कितनी है। सेम टू सेम इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। उसने हमें x भी दे दिया है, उसने हमें y भी दे दिया, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। उसमें उसने क्या कहा, अब y जो है वो हमारे पास ये वैल्यूज उसने सारे दी। उसने कहा कि अगर हमारे पास जो x है वो 10 हो जाए, अब x कहाँ तक गया है, x गया है 7 तक। उसने कहा अगर x जो है वो 7 की बजाय यहाँ पर 10 आ जाता है, एक डिजिट बढ़ जाते हैं, यानी कि 7 से 10 आ जाती है x की एक और वैल्यू, तो फिर y की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। समझ आ गई बात, यानी कि जो y है वो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, खुद सोचिए जरा। y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर, क्योंकि x अगर 10 होता है तो फिर y कितना है, यानी कि y डिपेंड करेगा x के ऊपर। तो हम लाइन कौन सी लगाएंगे, हम y ऑन x लगाएंगे। अभी जो पड़ी है y ऑन x वही लगेगी। तो ये क्वेश्चन में दिया जाएगा x भी y भी, ठीक है। आपको सबसे पहले इस तरह से लाइन्स बनानी है, x y बन गया, मैंने इससे मल्टीप्लाई किया x को y से, तो ये मेरे पास इसी तरह से देखे 3 3 9, ये ऐसे आते गए सारे, पता चल गया। उसके बाद x का मैंने स्केयर ले लिया। अब मेरे पास रिग्रेशन का जो फिटेड मॉडल है जो कि y ऑन x, यानी कि y जो है वो x पर डिपेंड करता है, वो ये है। अब मैं y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि x में कितना रखूँगा, 10 रखूँगा यहाँ पर। अगर x की वैल्यू 10 होती है फिर y की वैल्यू कितनी आती है वो मुझे ये फार्मूला देगा। लेकिन ये फार्मूला दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट कर रहा है, एक a की और दूसरा b की। तो मुझे पहले b फाइंड करना है, फिर a फाइंड करना है, फिर a की वैल्यू रखूंगा, b की रखूंगा, और x कितना रखूंगा, 10 रखूंगा। जब सबको सोल्व करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। तो समझ आ गई ना बात इस तरह से। अब मैंने इन सब का समीशन लिया, समीशन x 39 आया, समीशन y लिया वो 35.1 आया, समीशन xy लिया 152.7 आ गया, समीशन x के लिया वो इतना आ गया। n मैंने 1 2 3 4 कितने किए, ये कितने हैं, 10 है, सही है। अब हम पहले b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो n समीशन x y माइनस समीशन x समीशन y डिवाइडेड बाय n समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x होल स्क्वायर। अब यहाँ पर n कितने हैं, 10 है, समीशन एक्स वाई कितने, समीशन एक्स वाई है मेरे पास 152, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसकी जगह पे माइनस समीशन x मेरे पास ये है, इसकी वैल्यू लिखूंगा, समीशन y की लिखूंगा। देखें समीशन x की वैल्यू, समीशन y की वैल्यू, ये समीशन एक्स वाई की, ये n10 की, n10 की समीशन x स्क्वायर की 193 ये आ गई, और नीचे समीशन जो x है वो मैंने लिखा दोबारा से कितना है 39, और उसका मैंने क्या लेना है, स्केयर लेना। जब मैंने इन पूरे फैक्टर को सोल्व किया मेरे पास b की वैल्यू आई 0.387, मेरे पास फाइनली b की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी तरह से क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं, समझ आ गई ना बात। तो b की वैल्यू मैंने निकाली। अब मुझे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो b की वैल्यू आ गई, x उसने हमें दे दिया है, y हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन a भी चाहिए। a को फाइंड करने के लिए मैंने दो फार्मूलाज बताए थे, दोनों में से जो मर्जी लगा लें। ओके अब मैंने a को फाइंड करने का फार्मूला लगाया, a इज इक्वल टू समीशन y माइनस समीशन b माइनस b समीशन x डिवाइडेड बाय n।
समीशन y लिखा मैंने माइनस b की वैल्यू जो भी फाइंड की वो लिखी, n समीशन x लिखा, नीचे मैंने n लिख दिया, सबको फाइंड आउट किया, a की वैल्यू मेरे पास ये आई। अब मैं रिग्रेशन इक्वेशन बना रहा हूँ, रिग्रेशन लाइन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन बनाऊंगा तो वो मेरे पास y हैट a की वैल्यू a प्लस, इधर देखें ना a प्लस b, तो a की वैल्यू लिखी, फिर प्लस b लिखा, फिर x मेरे पास 10 है। अब x अगर 10 पुट करता हूँ तो देखें y की वैल्यू जो है वो इतनी आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो y है उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ये हमारा जितना भी था ये डेफिनेशन से रिलेटेड था। अभी डेफिनेशंस और भी कुछ बाकी हैं, वो आप ऐसा कीजिएगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना उसको क्लिक करिए और उसमें बाकी डेफिनेशंस आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 के। क्लियर है? स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।